हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स लर्न विद अंकुश। स्वागत है आप सबका वापस से मेरे इस नए सीरीज़ में जिसका नाम है जनरल नॉलेज। और हम यहाँ पे आज पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ डीडीटी। फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सॉरी कि मैं लास्ट कुछ टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। बट पास्ट को भूल करके और प्रेजेंट में जी करके हम अपने इस क्या बोल सकते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ डीडीटी? कभी आपने सुना है? नहीं सुना है तो आज आपको पता चल जाएगा। और सारे टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं पहले ही बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ लीगल टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है, बट मैं यहाँ पे लीगल टर्म्स नहीं यूज़ करूँगा। एक बेसिक आदमी जो इस वीडियो को देखे, एक नॉर्मल आदमी, और उसको समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ है और वो लाइफ में उसको बेसिकली पता हो कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है, तो मेरा सिंपल लक्ष्य जो है वो उतना ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो व्हाट इज़ डीडीटी? तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म लिखा हुआ है, डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक। डिसेप्शन मीन्स धोखा, डिटेक्शन मीन पहचान, और टेक्निक मीन्स तकनीक। तो ये तो हिंदी हो गया। तो धोखा पहचानने वाली टेक्निक, तो वो है डीडीटी। ओके, तो आजकल कुछ धोखा पहचानने वाली जो टेक्निक है वो कुछ, अभी तो फ़िलहाल 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर तो कुछ अलग ही होने वाला है, बट इस 3 के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। उसमें पहला जो है वो है पॉलीग्राफ। तो आई होप आपने सुना हो, नहीं सुना है तो आज सुन लो। पॉलीग्राफ, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, अब ठीक है, पॉलीग्राफ। दूसरा है नार्को एनालिसिस। And the third one is brain mapping. Okay, so these 3 are deception detection technique. इनके ही हेल्प से, इन्हीं 3 टेक्निक के हेल्प से हम डिसेप्शन को डिटेक्ट कर पाते हैं, धोखे को डिटेक्ट कर पाते हैं। और आगे इसके यूज़ केसेस हम देखने वाले हैं कि क्या यूज़ केस है इसका। सबसे पहले जंप करते हैं यहाँ पे हम पॉलीग्राफ पे। पहला पॉलीग्राफ था जैसा हमने देखा, तो यहाँ पे पॉलीग्राफ टेक्निक में सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है उसका नाम है लाई डिटेक्टर। अब ये लाई डिटेक्टर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उंगलियों में कुछ इलेक्ट्रोड फंसे हुए हैं। यहाँ पे ये न्यूमोनिक ट्यूब है जो कि चेस्ट पे लगा हुआ है, चेस्ट और स्टमक के आसपास लगा हुआ है। एक बीपी कफ है जो कि राइट हैंड में लगा हुआ है। चेयर है। क्या यूज़ केसेस हैं इसको समझते हैं। और एक इंस्ट्रक्टर होता है या कोई होता है जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला रहता है इन चीज़ों के बारे में, और वो उस हिसाब से क्वेश्चंस करता है। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होता है हमारे बॉडी में। बेसिकली लाई डिटेक्टर क्या है आपको पता है? लाई डिटेक्टर है साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक का मतलब क्या होता है? शरीर से मन। शरीर से मन का मतलब कि जब भी आप झूठ बोलते हो और आपसे जब क्वेश्चन किया जाता है तो आपके बॉडी में ना कुछ एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को हम यहाँ पे कैप्चर करते हैं लाई डिटेक्टर की हेल्प से। जैसे कि इलेक्ट्रोड कैप्चर करता है आपके हाथों के उंगलियों के हेल्प से आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, जो कि जब आप झूठ बोल रहे हो तो वो जनरेट हो रहा है। जैसे कि न्यूमोनिक ट्यूब आपके चेस्ट पे लगा हुआ होता है, और चेस्ट और स्टमक के आसपास लगा हुआ होता है, और ये आपके रेस्पिरेशन के हेल्प से पता लगाता है कि आपका रेस्पिरेशन नॉर्मल क्वेश्चंस में कैसा था, और अब जब इतना हार्ड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपका झूठ पकड़ा सकता है, वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसमें कैसा है। एक पैरामीटर सेट होता है कि जब आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका जो ये पैरामीटर है वैल्यू का, मान लो जैसे 1 आपका नॉर्मल पैरामीटर है, बट जब भी आपसे कोई ख़तरनाक क्वेश्चन कर रहे हैं तो 3 और 4 पहुंच जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि आपके कुछ गड़बड़ है,
कुछ गड़बड़ है दया, ये पता चलता है। फिर बीपी कफ। बीपी कफ क्या है? बीपी कफ बेसिकली आपका हाई बीपी, लो बीपी ये चेक करता है। अब आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो आपकी बीपी बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगी तो पता चलेगा फिर से कुछ गड़बड़ है, तो इसी कारण बीपी कफ यूज़ होता है। और चेयर, बेसिकली ये जो चेयर है ये ऐसा कोई नॉर्मल चेयर नहीं है, ये चेयर आपकी पोजीशन के हिसाब से पता लगाता है आप किस तरफ ज़्यादा भार दे करके बैठे हो, या बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो कि नहीं अनबैलेंस हो रहे हो बार बार। इससे ये पता चलता है कि आप बेसिकली कुछ तो गड़बड़ है ही, अब तो फिक्स है भाई गड़बड़ है। अच्छा, लाइट डिटेक्टर अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक मूवी है गॉड तुस्सी ग्रेट हो, सलमान खान उसमें प्रोटैगनिस्ट है, और उस पिक्चर के क्लाइमैक्स के सीन में लाइट डिटेक्टर यूज़ हुआ है, बट वहाँ पे आपको सही यूज़ केस नहीं पता चलेगा क्योंकि बड़े सड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगर आपने 2010 में आई हुई मूवी राइट या रॉन्ग अगर देखी होगी तो अच्छी बात है, सनी देओल उसमें प्रोटैगनिस्ट है। सो उस पिक्चर में सनी देओल ने इस लाइट डिटेक्टर को मात दे दिया। अगर कोई ऐसा आदमी है ना जिसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है झूठ बोलने की, और वो ऐसे नॉर्मल चीज़ों में वो एंशियस नहीं होता, एकदम कंट्रोल कर लेता है, वो आराम से मात दे सकता है इसको। इसी कारण ये टेस्ट उतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है, बहुत एकदम है ना, इस पर उतना भरोसा नहीं कर सकते बेसिकली। तो पॉलीग्राफ के ये यूज़ केसेस है। और साइकोसोमेटिक है क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कुछ सिम्टम्स अगर पता चल रहा है कि आदमी बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहा है ना, स्वेटिंग हो रहा है, इसको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो आगे बढ़े, दूसरे टेक्निक पे जंप करते हैं। और तो यहाँ पे आ गया नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस में यूज़ होता है सोडियम पेंटोथल। अरे ये क्या है? केमिस्ट्री वाले बच्चे बोल रहे होंगे हमको पता है। एनेस्थीसिया, अब बोलेंगे कुछ लोगों को पता होगा, तो हाँ एनेस्थीसिया, जो कि किसी भी ऑपरेशन के टाइम पे दिया जाता है ना, एनेस्थीसिया, कि वो जितना भी पार्ट है वो सुन्न हो जाए, वो काम नहीं करता है। इसको ट्रूथ सीरम भी कहते हैं। ओके, बेसिकली होता क्या है, नार्को एनालिसिस में एक पर्सन जिससे हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसको एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया देने से वो जो इंडिविजुअल है वो हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है। हिप्नोटिक स्टेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है। हिप्नोटिक स्टेट, तो वो इंडिविजुअल हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है। हिप्नोटिक स्टेट बेसिकली वो होता है जहाँ पे आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं। आपने सुना होगा वो ऐसे क्या बोलते हैं, लॉकेट लेकर के हिप्नोटाइज करते हैं, बट इसमें वैसा नहीं होता है। इसमें होता है कि आप हिप्नोटाइज हो जाते हो और आपसे फिर बेसिकली हिप्नोटाइज होने के बाद आपकी मेमोरी आपके पास रहती है, मतलब आपको सब कुछ याद रहता है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा आप बिल्कुल आंसर दे सकते हो, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन और आपकी एनालिसिस ये काम करना बंद कर देते हैं। अब सोचो, जब हम नॉर्मल होते हैं तो हमको जब झूठ बोलना होता है तो हम ना इमेजिन करते हैं किसी एक दूसरे सिचुएशन को जो कि हुआ ही नहीं है, एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, और क्रिएटिव बन जाते हैं कि एक नया सिचुएशन क्रिएट करते हैं। बट हिप्नोटिक स्टेट में आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकते, आप कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते, आप कुछ एनालिसिस ही नहीं कर सकते। सिंपल आपकी मेमोरी है आपके पास, जिसमें जो भी आपने किया है वो सब है, और क्वेश्चंस अगर आगे वाला पूछे तो आप आंसर दे दोगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो 26/11 सुना होगा आपने, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 26/11 कसाब। 26/11 में जो कसाब 26/11 वाले अटैक में कसाब नाम का एक आतंकवादी पकड़ाया था, जिसका नार्को टेस्ट हुआ था, और उस नार्को टेस्ट में भाई साहब ने बहुत कुछ बता दिया था जो कि आगे इंडिया की बहुत हेल्प की, मतलब इंडिया के हेल्प में आया। पर क्यों, अब बात करेंगे इसके रिस्क के बारे में कि क्यों
नार्को एनालिसिस को मतलब यूज़ करना थोड़ा सा मतलब बचते हैं इसको यूज़ करने में। वो है रिस्क कि हर इंडिविजुअल के बॉडी में एनेस्थीसिया की वैल्यू मतलब बॉडी पे डिपेंड करता है हर किसी के, कि जितना मेरे में दे रहे हैं उतना ज़रूरी नहीं है कि मेरे बाजू में एक इंसान है उसको दे। वैसे तो कोई नहीं है मेरे बाजू में, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो हर इंडिविजुअल की बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से कि कितना एनेस्थीसिया इसके लिए सही होगा वो चेक करना पड़ता है। अगर ज़्यादा हो गया तो जान का खतरा भी होता है, लेकिन कम होने का मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता सकता हूँ कि मान लो किसी आदमी का ऑपरेशन चल रहा है और टांग का ऑपरेशन चल रहा है और भाई साहब का टांग काट करके रखा हुआ है और बीच ऑपरेशन में भाई साहब उठ गए और अपनी टांग कटी हुई देखी, तो बताओ क्या होगा। तो ये तो ख़तरनाक मतलब सिचुएशन है। इस सिचुएशन से ही मतलब बचने के लिए एनेस्थीसिया एक सही अमाउंट में देते हैं। पहले बॉडी को चेक करते हैं, उसके बाद सही अमाउंट में देते हैं। ओके, नेक्स्ट जंप करते हैं, प्रोसीड करते हैं लास्ट टेक्निक पे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो है ब्रेन मैपिंग। तो ब्रेन मैपिंग क्या है? ओके, तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो, और इनके ये हेड पे 32 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। बेसिकली मैं आपको बहुत जल्दी इसको अगर मतलब समझाऊँ तो ये यही है कि जब भी मतलब जैसे ये इलेक्ट्रोड हमारे सर पे लगे हुए हैं, अब आपको कुछ करने नहीं बोलेंगे। आप अगर आपका क्या कहते हैं ब्रेन मैपिंग हो रहा है तो आपको बोल देंगे तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ बैठे रहो। अब तुमको या तो कुछ फ़ोटोज़ दिखाएंगे या तुमसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब जब भी आपको कोई फ़ोटो दिखा रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल तो नॉर्मल तो दाल चावल, अब मेरे को दिखा रहे हैं, मैं बैठा हुआ, मेरे को दाल चावल दिखा रहे हैं, तो मेरे मेमोरी में दाल चावल है क्योंकि मैंने आज ही दोपहर में खाया। अब दाल चावल देखा मैंने तो मेरी माइंड में क्योंकि वो मेमोरी है तो एक वेव जनरेट हुई, और उस वेव के कारण ये जो ब्रेन मैपिंग है ये कैप्चर कर पाता है कि हाँ इसको पता है इस बारे में कुछ। वैसे ही जैसे कि मान लो किसी ने क्राइम किया है तो उसको चाकू दिखा करके पूछ रहे हैं, है ना, चाकू दिखा रहे हैं तो वो उसके कुछ अगर क्या कहते हैं हरकत दिखा रही है अगर मशीन, तो मतलब हाँ इसको पता है। तो ब्रेन में जब भी कोई इनपुट जाता है और उस इनपुट के कारण कोई अगर हरकत हो रही होती है तो उससे ब्रेन मैपिंग यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो यार लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, और मैं ऐसे ही यार जनरल नॉलेज पे और वीडियोस बनाता रहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी या।